अपने अंदर के अहंकार को निकालकर खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, आत्मविश्वास और अहंकार एक ही परिवार के दो सदस्य होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है, या यूँ कहें दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा हूँ, अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ, अहंकार कहता है मेरा कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि कहते दोनों ही हैं और करके दिखाते भी दोनों हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आत्मविश्वास की गूंज सफलता तक जाती है और अहंकार की गूंज विनाश तक। इसीलिए अपने अंदर के अहंकार को निकाल कर आत्मविश्वास को बढ़ाएं, फिर देखिए मंजिल भी आपकी, बेहतर ज़िंदगी भी आपका, बेहतर सोच भी आपकी और बेहतर व्यक्तित्व भी आपका। तो चलिए इसी के साथ एक सुंदर से विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का अनमोल वचन। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। हमारे आज के मेहमान से रूबरू होने का। दर्शकों, हमारे जीवन में हवा, पानी और प्राकृतिक संसाधन सबसे ज़रूरी है। बिना इसके हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम अंधाधुंध वनों की कटाई कर रहे हैं, इनको प्रदूषित कर रहे हैं, इनका दोहन कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं कि इनका अस्तित्व खतरे में नजर आएगा। इसलिए दर्शकों, बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें, और प्रकृति का संरक्षण करना ना सिर्फ आज की ज़रूरत है बल्कि आवश्यकता है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में इन तमाम पहलुओं पर हम बड़े ही विस्तार से बातचीत करेंगे। विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद है बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नवीन कुमार। नवीन जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। जैसा कि हम प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो आज बहुत तेजी से इनका दोहन हो रहा है। मतलब पूरी दुनिया विकास के नाम पर प्रगति के लिए हर स्तर पर इनका दोहन कर रही है, और शायद यही कारण है कि प्राकृतिक आपदाएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में प्रकृति संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी कितनी अधिक बढ़ जाती है, और प्रकृति का साथ हमारे लिए कितना ज़रूरी मानते हैं आप? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा ये सवाल रखा है। और आप जैसा कि आपने भी बताया कि आज हम जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं जो प्रिस्टीन है, माने बहुत एक्सपेंस है, वो उनका हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। तो इस अंधाधुंध उपयोग के क्रम में जो हमारा लक्ष्य है विकास का, कि अधिक से अधिक लोगों तक अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाना, उनका जीवन बेहतर से और बेहतर करना, तो इस क्रम में जो हम अपनी प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग करते हैं, तो उपयोग तक तो ठीक है, लेकिन जब हम दुरुपयोग के लेवल में चले जाते हैं तो इससे हमारे पृथ्वी पर, हमारे पर्यावरण पर, इन प्राकृतिक संपदाओं पर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। और ये दुष्प्रभाव दो तरह से होता है। एक तो आपने उसका अंधाधुंध उपयोग या किया तो उसकी जो मात्रा है उसमें कमी आती है, जो कि ये प्राकृतिक संसाधन जो हैं हमारे, ये सीमित हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये असीमित है, ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो ये चाहे वो हमारी भूमि हो या हमारा जल हो, ये सब सीमित संसाधन है। तो एक तरफ इनकी मात्रा में कमी आती है, और जब हम इसके अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो ये जो संसाधन है वो प्रदूषण और संक्रमण का शिकार होते हैं। तो एक तरफ जो मात्रा है वो कम रही है, और दूसरी तरफ जो बचे खुचे संसाधन जो हमारे पास अभी उपलब्ध हैं वो भी प्रदूषण और संक्रमण के शिकार हैं, जिसका सीधा प्रभाव जो है हमारे पर्यावरण पर और हमारे स्वास्थ्य पर, और न ही सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर, उन सभी जीवों के स्वास्थ्य पर जो इस प्लैनेट को हमसे साझा करते हैं, उसके ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आज की ये नितांत आवश्यकता है, हम सभी का ये दायित्व है कि हम इस प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। एक तो पहले उसकी रक्षा करें, उसका दुरुपयोग नहीं करें।
जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें, और जो हमारे संसाधन बचे हैं, जो हमारे जैसे जो हमारे जल स्रोत हैं, जो हमारी भूमि है, जो हमारी मृदा है, उसको प्रदूषण और संक्रमण से बचाएं। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अभी भी बहुत सारे लोग ये चीज़ सोचते हैं कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है वो हमारे पास अनलिमिटेड है, मतलब वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। लेकिन अगर असलियत में बात करें तो ये एक सीमित तक ही हमारे पास मौजूद है। अगर इनका हम दुरुपयोग करेंगे तो आने वाले समय में ये समाप्त हो सकते हैं। और बार बार जो अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं बार बार इस चीज़ का संकेत हमें दे रही हैं कि हम सचेत हो जाएं। अगर सचेत नहीं होंगे तो भविष्य में ये ना के बराबर होंगे या इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे में क्या कुछ करने की आवश्यकता है, क्या ना करने की आवश्यकता है? देखिए, आप अभी जैसे ये सीमित संसाधन की बात करें तो हम मात्र जैसे जल संसाधनों की बात करें तो आज पूरा विश्व जो है वो जल संकट से जूझ रहा है। ये आप देख रहे होंगे, हम अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में कहिए, और अगर विश्व स्तर पे भी चले जाएं तो कई सारे जगहों पे ये जल संकट जो है बहुत बड़ा एक संकट के रूप में खड़ा हुआ है, चूँकि वही मात्रा में कमी है और दूसरी तरफ जो बचे हैं वो प्रदूषण और संक्रमण के शिकार हैं। और इस सब का प्रभाव, और अब जलवायु परिवर्तन की आपने बात की तो ये संकेत हमारे सामने स्पष्ट हैं। जो पृथ्वी का जो नियर सरफेस टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछले 100 वर्षों की तुलना में ये टेम्परेचर जो है वो करीब करीब 1.18 अगर कहिए, मतलब मोटा मोटी 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ चुका है। आने वाले समय में ऐसा अनुमान है कि 2050 तक ये 1.5 डिग्री हो जाएगा और इस सदी के अंत तक 2 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो कहने में ये 1-2 डिग्री लग रहा है, लेकिन जब भी ये इसमें बढ़ोतरी होती है तो इसके कई सारे परिणाम जो है हमारे पूरे पर्यावरण पर दिखते हैं। जो पृथ्वी का मान लीजिए जैसे ये टेम्परेचर बढ़ा, तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो ऑब्वियसली ऊपर जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने से नदियों में बाढ़ आती है, और जब नदियों का लेवल बढ़ता है तो समुद्र का लेवल बढ़ता है, समुद्र का लेवल बढ़ता है तो हमारी जो भूमि, जो लैंड एरिया है हमारे पृथ्वी पे वो सिकुड़ता है। और ये सारे चीज़ों के अभी मैंने लक्षण और ये सब के ये एविडेंस जो हैं वो नज़र आने लगे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसा काम नहीं करें कि इससे ये ग्लोबल वार्मिंग को ऐड करे। आप कहिए क्या हो सकता है ये? तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, इस पे कई सारे मतलब रिसर्च और इस पर वाद विवाद जो कहिए बहुत चले हैं वैज्ञानिकों के बीच में। लेकिन अब इसको हम मान चुके हैं कि इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो कहिए कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो एनर्जी सेक्टर है, जो उसका जलने से, मतलब जो पेट्रोल हैं और गैसेस हैं, है ना, इन सबको के जलने से, फॉसिल फ्यूल जिसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, तो जीवाश्म ईंधनों के जलने से जो ये ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है उसके कारण ये इसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से आज ये आवश्यक है कि हम अपने कृत्यों में इन चीज़ों को ध्यान रखें, जिससे कि ये क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा, और इसको पूरी तरह से बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन शैली को जहाँ तक हो सके कार्बन न्यूट्रल बनाने का कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आज की बात करें तो आज हर कोई जानता है कि प्रदूषण किस तरीके से हमें प्रभावित कर रहा है, कितने बुरी तरीके से हमें प्रभावित कर रहा है। हर कोई कहता है कि प्रकृति स्वच्छ है तभी जीवन संभव है, लेकिन कहाँ कमी रह जा रही है, कहाँ गलती हमसे हो रही है कि इतने मतलब जागरूक होने के बावजूद भी प्रकृति को संरक्षण की आवश्यकता है? देखिए, जागरूकता तो है, जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जागरूकता से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने जीवन शैली में वो बदलाव लाएं। जैसे माने हर को पता है कि भाई हमें ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए, ये हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है, हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, ये सब लोग जागरूक हैं, हमें पेड़ लगाने चाहिए अगर अच्छा पर्यावरण चाहिए, तो ये सब लोगों को पता है। किसी बच्चे से भी पूछिए वो जानता है, किसी से भी पूछिए समाज में, वो सब लोग जागरूक हैं। लेकिन ये जागरूकता तभी सफल होगी जब हम अपने उसको दैनिक जीवन में अपने कृत्यों में उसे समावेश करें। जैसे
पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे नहीं तो ऐसी जागरूकता किसी काम के नहीं है। हमें पता है कि हमें जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए और उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन घरों में अगर हमारे टैप खुले हैं, पानी लीक कर रहा है, तो ऐसी जागरूकता का कोई मतलब नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इस पर मैंने डिफ़र करता हूँ लोग। तो जागरूकता ज़रूरी है ज़रूर, लेकिन जागरूक होने के साथ साथ हमें अपने कृत्यों में उसे शामिल करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं भाई हमें क्या करना चाहिए, आपका भी ये प्रश्न है। तो मैं एक एक आम आदमी से भी मतलब अपने दैनिक जीवन में ये कहता हूँ कि अगर आप 2 काम करें, ऊर्जा का संरक्षण करें और जल का संरक्षण करें, तो हमारे इस सिचुएशन को हम बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं, है ना। तो ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप घर कमरे से निकल रहे हैं, बिजली जल रही है, आपको लग रहा है कि भाई 1 किलो माने हम 1 यूनिट बिजली बचा के ही क्या कर लेंगे, लेकिन शायद पता नहीं है कि उस 1 यूनिट बिजली को बनाने के लिए करीब करीब 950 ग्राम या मतलब 1 किलो कोयला जल चुका है ना। तो मात्र 1 यूनिट बिजली के लिए 1 किलो कोयला जला। उस कोयले के जलने से डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ कोल मान लीजिए 600 ग्राम राख उत्पन्न हुई, तो दैट इज़ अ बर्डन ऑन अर्थ। तो ये साइकिल है, ये पूरा उसके पीछे सारी चीज़ें हैं। अगर कोई अनाज मान लीजिए आप छोटा सा फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, अगर आप घर में भोजन आपका वेस्ट होता है, इट इज़ नॉट ओनली दैट वो 50 ग्राम या 100 ग्राम आपका चावल वेस्ट हुआ। आप सोचिए कि उस चावल को बनने में पृथ्वी जो हमारी माँ है पृथ्वी, है ना, उसके कितने मिनरल्स उसमें लगे हैं, कितना उसमें पानी लगा है, उसमें कितने किसान का मैन पावर लगा है, तब वो जा कर के ये हो गया। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस की वो बर्बाद हुआ है। और ऐसी सोच सिर्फ आपकी थोड़ी है, मतलब ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा सोचते होंगे मेरे 1 यूनिट बचाने से क्या होगा। हाँ। ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा ही सोच रहे होंगे। और आपने बहुत सही देखिए ये इसके फिगर्स हैं कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं, मान लीजिए 8 बिलियन लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो अगर 8 बिलियन में से 1 बिलियन लोग भी अगर ये लाइफस्टाइल में अपने सुधार लाएं, तो हम 20% ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कर सकते हैं। आप बिजली की बात किए, अगर हम बिजली को वेस्ट नहीं करें, 1 बिलियन पीपुल आउट ऑफ 8 बिलियन, तो कहने का मतलब कि 222 या 223 बिलियन किलोवाट ऑफ एनर्जी हम बचा सकते हैं 1 साल में। सोचिए सर। तो अगर फिगर्स, ये सब सारे स्टडी हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें ही कितने बड़े इम्पैक्ट करती हैं, वो चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर छोटी छोटी चीज़ों की बात करें तो एक और हमारी आदत होती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, कचरा इधर उधर फेंकने की। हालांकि ये देखने में लगता है कि क्या नॉर्मल सी तो बात है, कचरा तो फेंक दिया क्या है, लेकिन ये बड़े पैमाने पे आपको जो प्रदूषण है, पर्यावरण उसको प्रदूषित करती है। तो ऐसे में इसके बारे में प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए अभी कचरे के ऊपर बहुत काम हो रहा है और कचरों का प्रकार भी बहुत बदल गया है। हमारी बदलती जीवन शैली के साथ साथ कचरे के भी कई प्रकार हैं। जो पहला तो जो घरेलू कचरे की हम बात करें तो उसमें कई तरह के कचरे मिक्स होते हैं, है ना। पर अगर हम उसको सेग्रीगेट करें, है ना, उसका पृथक्करण करें, जो अभी आप देख रहे होंगे जो हमारे नगर निकाय हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम गीले कचरों को अलग करें और सूखे कचरे को अलग करें, जो ग्रीन और ब्लू डस्टबिन में डालें। तो आप एक आम आदमी के नज़रिए से लगता है कि भाई ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन छोटा नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है और हर एक तरह के कचरे का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण ज़रूरी है। तो ये, और हम वेस्ट मैनेजमेंट में कहते हैं कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, है ना। तो कचरे का पृथक्करण करना बहुत आवश्यक है ना। तो जब आप जो ड्राई वेस्ट है अगर आप उसको अलग कर देंगे तो वो रिसाइकिल चेन में चला जाएगा, है ना। रिड्यूस एंड रिसाइकिल हम कहते हैं, तो वो रिसाइकिल चेन में चला जाएगा। और जो गीले कचरे हैं उनका कंपोस्टिंग करके हम उसको बेहतर ढंग से ट्रीट कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमारे पर्यावरण के ऊपर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो हुई घरेलू कचरे की बात। लेकिन अभी देखिए, मैंने कहा आपको कि हमारी बदलती जीवन शैली के साथ साथ कचरे का प्रकार बदला है। अब ई वेस्ट की हम बात करें, ये आप आज से 10 साल 15 साल पहले हम इसके बारे में सोचते नहीं थे, लेकिन जिस तरह से हमारे जीवन में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रवेश हुआ है तो ऑब्वियसली उसके कचरे भी निकलेंगे। तो अब ये ई वेस्ट जो है वो एक बहुत
साइंटिफिक और टेक्निकल डिस्पोजल डिमांड करता है। तो अगर आप उसको अपने घरेलू कचड़े में मिला देंगे तो उससे बहुत डिफ़िकल्ट है उसके ट्रीट करना। इसलिए इस तरह के जो वेस्ट हैं उसको अलग से कलेक्ट करना है और जो हमारे जो उसके ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स हैं उसको देखना है। उसी तरह से जो बायोमेडिकल वेस्ट है, मतलब जो हमारे अभी आप दिखा रहे थे डॉक्टर साहिबा का इंटरव्यू और किस तरह से हम करते हैं, तो घरों से भी हमारे पास जो कई बार हॉस्पिटल से तो निकलते ही हैं और घरों से भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, तो उसको भी अलग से कलेक्ट करना है और जो हमारे नगर निकाय हैं उनको अलग से सुपुर्द करना है। तो कचड़ों का प्रकार भी देखिए बदल गया है। प्लास्टिक वेस्ट है ना, कहते हैं कि जो हमारे डोमेस्टिक वेस्ट हैं घरेलू, उसमें करीब करीब 10-12% प्लास्टिक वेस्ट होता है। तो अगर आप उसको गीले कचड़े के साथ मिला देते हैं तो फिर हमारा कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। लेकिन अगर इन प्लास्टिक को आप अलग से जमा करके रखें और उसे ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स को दें तो बहुत आसानी से ये प्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल हो सकते हैं। तो एक तो है कि हम उसका उपयोग कम करें, रिड्यूस, दूसरा रीयूज़, जहाँ तक हो सके हम उसको रीयूज़ करें। क्या ज़रूरत है कि हम प्लास्टिक के थैलों का उपयोग करें, हम कपड़ों के थैलों का उपयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो उसे रिसाइकिल करें। तो इस तरह से हमारे जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करने से, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, ये नहीं कह सकते हैं कि जब हम पुराने युग की तरफ चले जाएं। ये डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसे हम नहीं रोक सकते, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ ये छोटी छोटी चीज़ें करने से हमारा डेवलपमेंट भी होगा और जो पर्यावरण के ऊपर जो है उसका प्रभाव भी जो है कम माने दुष्प्रभाव हम प्रकृति भी स्वच्छ रहेगी। आपकी बातों से ये पता चलता है कि चीज़ें भले छोटी छोटी हैं लेकिन अगर हम उन्हें अपने अंदर इनकलकेट करें तो काफ़ी इम्पैक्टफुल वो होगा, वो हमारे लिए भी और हमारे प्रकृति के लिए भी। जैसा कि 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक हमारे देश में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादकता के हर स्तर में अव्वल होने के लिए पर्यावरण प्रकृति का साथ भी बहुत ज़रूरी है। इस पे क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा है और उत्पादकता वीक हम मनाते हैं तो इसके लिए हमारे सभी उत्पादकों को शुभकामनाएं। और जो अभी आपने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात की तो मैं उसी को लेके आगे चलता हूँ कि किस तरह से वो उत्पादकता को प्रभावित करती है। देखिए, जब ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या हम सब देख रहे हैं, इसका प्रभाव हमारे कृषि के ऊपर भी पड़ता है ना। तो उसके भी उत्पादकता में कमी आती है। उसका कृषि पे जो आधारित हैं हमारे किसान भाई या जो भी उसके साथ लगे हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है उसको भी अफेक्ट कर रहा है। अब कैसे अफेक्ट कर रहा है? मान लीजिए ये टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो एक टेम्परेचर के बढ़ने से पहली बात तो ये है कि जो कुछ वैरायटीज़ जो हैं वो क्रॉप्स की या प्लांट्स की है ना, तो जो उस टेम्परेचर को रेसिस्ट करेंगी वही जो है वो सरवाइव कर पाते हैं। तो ये उसके फिर इसका प्रभाव मौसम पे पड़ता है। तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है उस पर भी असर होता है, सॉइल के ऊपर भी असर होता है। तो इस तरह से ये जो है पूरी कृषि क्षेत्र के उत्पादकता को प्रभावित करती है। बाढ़ आते हैं, असमय में पानी पड़ता है, प्रेसिपिटेशन पे अंतर पड़ता है, वर्षा जब मैंने कभी कम कभी ज़्यादा ये होती है, उनका मौसम होता है प्रभावित होता है। तो इसके कारण ये उत्पादकता पे असर डालती है। इसीलिए ज़रूरी है, अभी हम लोग कहते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है ना, तो ऐसा ही जो जलवायु अनुकूल जो खेती है उसको अपना करके हम इस उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो ये आवश्यक है कि बदलते समय के साथ और जो जलवायु परिवर्तन के साथ बगैर कंप्रोमाइज़ किए हुए हम उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि उसमें क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव की, सही फसलों की और उन्नत किस्मों
की पहचान करके जो उस क्लाइमेट को रेसिस्ट कर सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। उसके ऊपर करके हम इसको जी, दे जी। सकते हैं। अगर आधुनिकता की बात करें तो कहा जाता है कि आधुनिकीकरण भी एक मूल कारण है बढ़ते प्रदूषण का, लेकिन ये इस बात को भी हम गलत नहीं मान सकते हैं कि बिना आधुनिकता के विकास भी संभव नहीं है। तो ऐसे में प्रकृति और आधुनिकता दोनों साथ रहे, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, आपने ठीक ही कहा है, ये विकास को रोका नहीं जा सकता है। चूँकि आप अगर हम गौर करें तो पिछले 50 साल में, पिछले 100 साल में हम कहाँ से कहाँ चले आए हैं, है ना। जब हम लोग बच्चे थे तो सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से हम मोबाइल फ़ोन आएगा और हम मैसेज और बैठ करके दूर में, विश्व में कहीं भी हो, किसी से भी वीडियो कॉल पे बात करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो हमारा विकास का लक्ष्य है, मैंने पहले भी कहा कि इसका मूलभूत आधार है अधिक से अधिक लोगों तक अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाना। ये हमारा लक्ष्य है और जो भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वो इसी पे आधारित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, विकास के साथ साथ हम पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं, जिसको कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, कि ये विकास ऐसा हो जो सहन योग्य हो, कि हम विकास जरूर करें, है ना, लेकिन उसका प्रकृति के ऊपर प्रभाव जो है वो कम से कम पड़े। बिल्कुल। तो इस तरह के विकास का निश्चित रूप से लागू किया जा सकता है। मतलब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, छोटी छोटी जो बातें उन्हें अपने अंदर इनकलकेट करना है। आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, बताया कि किस तरीके से हम खुद को भी स्वस्थ रख सकते हैं, प्रकृति का भी संरक्षण कर सकते हैं। चलते चलते 2 शब्दों में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मेरा तो अपना मानना है और मैं हर ओकेज़न पे अपने जो फेलो सिटीजन्स हैं उनसे अपील करता हूँ कि हम अपने जीवन शैली में सुधार लाएं और इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हमारे कृत्यों से हमारी पृथ्वी को, हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो। बिकॉज़ देखिए, हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर ये जीवन के अंश मिले हैं, तो इट इज़ अ ब्लेसिंग टू आवर मदर अर्थ। तो हम अपने कृत्यों से कम इसे बर्बाद होने से बचाएं। और कहते हैं कि पृथ्वी रक्षति रक्षिता, यानी पृथ्वी उन्हीं की रक्षा करती है जो उसकी रक्षा करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की।